एक्चुअली तो इसमें बड़ी क्लास करना चाह रहा था यार, लेकिन अब है ना, वही जो प्रॉब्लम अगर मेरा दिल था वो लास्ट वो ट्यूटोरियल अगर हम कर लेंगे उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जिसका मैंने सोचा कि चलो ये जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, जो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था सिंपली उसी का किस तरह मेथड है, किस तरह आपने लेके चलना है, हमने बात की थी कि ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इनिशियली हमें जो है प्रेशर या टेम्परेचर हमारे जो है वो गिवन है, को दिए हुए हैं। आउटलेट प्रेशर हमें जो है वो भी हमें पता है, रिक्वायर्ड पावर पता है, कितनी पावर की डिज़ाइन करनी है टरबाइन। और उसके अलावा ये अज्यूम करें रेपिटेशन एंड नॉर्मल स्टेज टरबाइन है, जीरो एग्जिस्ट वाला। इस सिनेरियो में हमारे पास डिजाइन पैरामीटर्स की जो फाइनल फार्मूलेशन है वो ये हमारे पास जो है वो 3 ये बनती हैं, और फिर इनका आपस में रिलेशनशिप इन दोनों की बेस के ऊपर जो है वो लोडिंग कोएफिशिएंट या लोडिंग फैक्टर और कहते हैं जिसको हम वो, और डिग्री फ्रैक्शन का आपस में ये डिपेंडेंस बनती है। ये इस इन दोनों की बेस को 1 और 2 की बेस के ऊपर स्पेसिफिक जीरो एग्जिस्ट वाली के केस में बनती है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आइसेंट्रोपिक अज्यूम करते हुए हमने जो है उसका मास रेट वगैरह फाइंड करना है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने उसकी फाइंड करनी है, फ्लो पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। इनिशियल के ऊपर जो अल्फा है ये टरबाइन का इनलेट, अभी आपको स्टेजेस का नहीं पता, तो पहली स्टेज का जो फर्स्ट इन होगा ओवरऑल टरबाइन का जो इन है वो हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओवरऑल टरबाइन का एग्जैक्ट जो आखिरी स्टेज का एग्जैक्ट है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्योंकि ये फाइनल दो चीज़ें हमें जो है वो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इन दो की है, ये वाला दरमियान में कितनी स्टेज उसका हमें आइडिया नहीं है। अच्छा, अब इनके ऊपर उसके स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसी तरह आउट के स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप है। और इसी एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप की बेस के ऊपर जो है वो हमारे पास जो वो चेंज इन एंथैल्पी, जो हमारे पास एसिम्प्टोटिक चेंज इन एंथैल्पी वो हमारे पास ये आएगी। और यहाँ से इसी बेस के ऊपर हमने फिर क्या किया, ये एम डॉट हमने फाइंड किया कि यानी जब वर्क इज एम डॉट इनटू डेल्टा एच एस है, ये हमें वर्क या जो पावर है ये हमें गिवन होगी। तो हम 100 वाट क्लिक कर रहे हैं या 50 क्लिक कर रहे हैं, और जो है डेल्टा एच एस है वो हमारे पास जो है वो हमने यहाँ से फाइंड करना। अच्छा, आपने ये काम करना है, आप खुद को अज्यूम कर लें 50 मेगावाट की कर लें, 100 मेगावाट की कर लें आपने अपने तौर पे। इसी तरह इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर भी आपको अज्यूम करना है, ये आपने अपने तौर पे आप अज्यूम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें तीनों है, रिक्वायर्ड पावर और ये आउटलेट प्रेशर, ये आप जो है कोई भी आप वैल्यूज जो है ना वो आप अपने तौर पे आपको अज्यूम कर लेगा। किसी भी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बेशक आप ले लीजिएगा, और इसमें सिंपल आपने इनमें ये वैल्यूज पुट करनी है, ये फाउंड करना है। फिर उसके बाद इसी तरह मास रेट फाउंड करना है, और ये आइडियल मास रेट है जो हमारे पास यहाँ से आएगा। इसी की बेस के ऊपर जो है इनलेट आउटलेट एनुअल ज्योमेट्री लास्ट टाइम आपको बताया था कि अब उसमें क्या है कि अंदर जो आपके पास शैफ्ट है वो अगर शैफ्ट के साथ व्हील होता है बेसिकली, वो भी हम सारा सॉलिड शो करते हैं, वो अगर बहुत बड़ा है तो एनुअल एरिया वही फिक्स सेम हम रखते हुए भी हमारे पास मीन क्या है कि जो अगर वो बड़ा है तो मीन क्या होगा कि अगर आर हब जो आपका वो बड़ा है काफी, और ऊपर से आर शाउट तो मीन एरिया सेम है, तो दो डिफरेंट केस हो सकते हैं। एक केस में क्या है कि आपका आपके आर एस और आर एच की रेशियो आपके पास डिफरेंट हो सकती है। आपने वो एनुअल एरिया थिन बनाया, बहुत ऊपर बाहर करके बनाया, या अंदर नीचे करके बनाया, वो बेशक एरिया सेम हो लेकिन ये आपके पास जो ये पैरामीटर्स डिफरेंट होगा। अच्छा, ये पैरामीटर्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं इस फॉर्म में, ये हमारा बेसिक मैथ्स का प्रिंसिपल सॉरी उसका रिलेशनशिप था। इसी रिलेशनशिप में हमने क्या किया, हमने फ्लो कोएफिशिएंट हमने इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि ये जो हमारे पास सी एन है ये एक्चुअली सी एक्स है कह लें या सी एम कह लें, जो है ये बेसिकली सी एक्स ओवर यू हमारे पास क्या होता है 5 होता है, तो लिहाजा हमारे पास सी एक्स इक्वल क्या होगा हमारे पास 5 इंटू यू, तो ये 5 इंटू यू इसकी जगह पर ये रखा हुआ है। बाकी ये वाई हमने डिफाइन किया, उसकी एवरेज रेडियस है या मीन रेडियस है। उसी तरह इसी इन दोनों की बेस के ऊपर हमने जो है ये इन दोनों को यूज करते हुए हब और शाउट के रेडियस इन द फॉर्म ऑफ वाई जो है वो ये बेसिकली फिर इनको बेसिकली अच्छा हमारे पास बेसिकली एरिया है क्या, एरिया जो हमारे पास एनुअल क्रॉस सेक्शन का एरिया वो हमारे पास होता है पाई आर एस के एरिया, टोटल वो एरिया जो बाहर पूरी केसिंग का उसमें से माइनस हब का करते हैं जो कि नीचे अंदर वाला होता है, तो हमारे पास दरमियान में एनुअल क्रॉस सेक्शन का एरिया हमारे पास बचता है, ये वो एरिया है। इसमें फिर जो बेसिकली ये इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो बेसिकली इसी को हम सॉल्व करें, ये इसमें आर एस की और एच की वैल्यूज हम पुट करें, यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हम लेंगे तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास इंडियन एरिया आ जाएगा, और इसी के एक्सप्रेशन को हम इसमें हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन एम डॉट का ये इस फॉर्म में हमारे पास आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसमें फिर एक्चुअली ये जो है यू था, यू बेसिकली का आर ओमेगा, तो इसलिए ये आर यहाँ पे स्क्वायर की बजाय क्यूब हो जाएगा और ओमेगा यहाँ पर आ जाएगा। अब
अब इसमें जो इस एक्सप्रेशन में जो m डॉट इज इक्वल टू ये 4 पाई r m क्यूब है और y माइनस 1 और y प्लस 1 रो 5 w ओमेगा है, इसमें वो कहता है कि आप एक कोई a b c कोई भी आप एक ये खुद कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक एरिया नहीं है, ये कोई भी आपके पास एक जो है सिंबॉलिक, इसको बेसिकली सिंबॉलिक हम कह रहे हैं, ठीक है, ये एरिया नहीं है, बस सिंपल इसको ए से प्रेजेंट किया हुआ है, ये अगर कर लिख लें इसको तो ये बेसिकली हमारे पास ये बनता है, ये यानी 4 पाई r m क्यूब यानी कि m डॉट, ये m है, m और इस तरफ इसको भी मैं उधर लेके जाता हूँ और ये रो 5 ओमेगा भी मैं उधर लेके जाता हूँ और इसको मैं अगर a लिख देता हूँ तो ये मेरे पास a है, तो a इक्वल टू y माइनस 1 और y प्लस 1 और उसी को फिर जो है इस फॉर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये a जो है वो बेसिकली ये हमारे पास a है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगा, रोटेशन स्पीड इसमें पुट करते हैं, फ्लो कोएफिशिएंट इसमें पुट करते हैं। रोटेशन स्पीड आप कंज्यूम करें 3000 मेगावाट की करना चाह रहे हैं, टरबाइन बनाना चाह रहे हैं 4000 है 5000, इट्स अप टू यू, आप उसको चूज करें इनिशियली आप जो है वो किस आरपीएम के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी आप अपने तौर पर देख लीजिएगा, कोई भी आप प्रैक्टिकल आमतौर पर जो टरबाइन है उनके कितने आरपीएम पे हैं। फ्लो कोएफिशिएंट इसी तरह कोई पॉइंट समथिंग 0.7 व्हाटएवर जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं आप वो वैल्यू ले लें। फिर इसी बेस के ऊपर जो आपका एरिया आएगा यहाँ से वहाँ जब वो y की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन उसमें ये माइंड में रखिएगा ये कि जब y की वैल्यू आएगी, अगर y की वैल्यू किस तरह की है कि अगर टू शॉर्ट ब्लेड्स गिव बैड एफिशिएंसी, क्योंकि y की वैल्यू RS और HS था ना, अगर y की वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब क्या है कि शाउट आपका जब वो आपका ज्यादा है तो आपका एनुअल कंस्ट्रक्शन आपका बहुत बाहर है, तो उसमें आपकी ब्लेड की लेंथ बहुत कम होगी। अगर y बहुत कम है उसका मतलब क्या है कि आपका जो है वो RS जो है वो कम है, RS कम है, उस केस में ब्लेड की लेंथ बहुत ज्यादा होगी। पहले केस में ब्लेड की लेंथ बहुत कम थी, सॉरी जो पहले केस में जब आपके पास y जो है, यानी कि मैं इधर आ जाऊँ ना, अगर y मेरे पास बहुत ज्यादा होगा, y मेरे पास ज्यादा है, इस मीन क्या होगा कि RS की वैल्यू ज्यादा है जो कि बायर रेडियस है, बायर रेडियस ज्यादा, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके पास ब्लेड जो उनकी लेंथ कम होती है टू कीप द सेम एरिया, और जब y की वैल्यू कम होगी तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि आपके पास RS कम होता है, तो फिर आपके पास ब्लेड की लेंथ बढ़ती जाती है, वही सेम एरिया होगा लेकिन अब लेंथ आपके पास बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहता है कि आपके पास टू शॉर्ट ब्लेड्स गिव बैड एफिशिएंसी, जब ब्लेड्स बहुत शॉर्ट होंगे तो आपके पैसेजेस इस तरह होंगे, आपके पास फ्रिक्शन लॉसेस हमारे पास बढ़ते हैं। जब टू लॉन्ग ब्लेड्स होंगे वो आपके पास फिर लॉन्ग ब्लेड्स का फिर इशू ये आता है, वहां पे फिर आपकी मैकेनिकल इंटीग्रिटी का इशू आता है, तो आपके पास एक एवरेज सी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस, ये बेसिकली इस सारे ये प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एक एक्सरसाइज करवाना है कि किस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपके डिजाइन को इंपैक्ट करते हैं, आपके रियल डिजाइन को। फिर स्टेजेस डिटरमिन करेगी कितनी स्टेजेस होंगी, तो ये बेसिक लोडिंग कोएफिशिएंट का फार्मूला बेसिकली क्या है, बेसिकली ये लोडिंग कोएफिशिएंट का फार्मूला है। हम एक स्टेज के लिखते हैं, अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टेज है तो एक एक अक्रॉस अगर हमारे पास एक ये लोडिंग कोएफिशिएंट है फैक्टर एक का, इसी तरह 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास रेपिटेशन स्टेज है सबका सेम होगा, जब कितने लेट्स सपोज ये रेपिटेशन के लिए ये तो जेनेरिक है 1 2 3 सब कम ऐड अप कर देंगे, तो एक्चुअली सही क्या था डेल्टा नॉट ओवर यू था, तो एक के लिए भी किया 2 3 4 5, तो ये बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, ये सारी का ओवरऑल जो टरबाइन के में जो डेल्टा एच नॉट चेंज हो रहा है ये ओवरऑल पूरी टरबाइन का, तो एक स्टेज है i इक्वल 1 टू z का मतलब ये है कि z नंबर ऑफ स्टेजेस है, तो एक स्टेज का प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का ये टोटल सारों को ऐड करेंगे, तो ये टोटल हमारे पास फिर क्या आएगा, ये टोटल जो एंथैल्पी चेंज उनमें पूरी ओवरऑल टरबाइन में आ रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह जो है आपके पास जो है डेल्टा एच एस, अगर इसी बेस पे अगर हम देखें तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब डेल्टा एच एस इसलिए लिखा हुआ है एज रेदर देन डेल्टा एच जो है वो हमारे पास जो डेल्टा एच नॉट की बजाय, क्योंकि वो नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज हमने बात की थी, हमने कहा था कि टोटल एंथैल्पी में चेंज इक्वल टू स्टैटिक एंथैल्पी चेंज आता है, क्योंकि वो C1 इक्वल C3 है या Cl इक्वल C ओमेगा बन जाता है। बाकी Z इसलिए किया गया आपको पता है कि नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज है, चाहे 2 है चाहे 4 है 5, हर एक में क्योंकि लोडिंग कोएफिशिएंट सेम है तो ये सारे का सारा सेम होगा, तो ये बेसिकली यही बन जाती है कि आप उसको सिंपल Z से मल्टीप्लाई करते हैं, एक को Z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इस तरह Z का एक्सप्रेशन हमारे पास ये बेसिकली एक्सप्रेशन आ जाएगा U इक्वल टू R ओमेगा, सिंपली इसमें पुट करते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह सॉरी लोडिंग कोएफिशिएंट हमें चूज करना है। फॉर द प्रेजेंट स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज at 0 as well, the loading coefficient depends from the degree of friction, and the choice of the leading coefficient has to be made such that the number of stages yields an integer number। अच्छा, फिर यहाँ से जो चूज करेंगे ना तो वहां से हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो आपने देखना है आपके पास क्या आ रही है, कोशिश करें वो इंटीजर में आए,
लेट्स सपोज 2 है, 3 4 5 6 उसके करीब करीब आए, यानी वो एग्जैक्ट वो नहीं आती, उसके करीब आती है, तो लेट्स सपोज अगर वैल्यू आपके पास आती है ना फॉर एग्जांपल 3.9 आती है, तो फिर इसका मतलब आपने 3 नहीं लेना, फिर आपने 4 लेना है। अगर 3.2 भी आती है ना, फिर भी 4 नंबर ऑफ स्टेज लेना पड़ेगी, इसलिए 3.2 आती है तो फिर आप उसको मजीद ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि लेनी फिर आपको 4 ही पढ़नी है, तो आप 4 के करीब जाए ना, फिर 3.7 8 9 उसके करीब जाए, तो हमेशा लेनी है अपने हायर इंटीजर वाली वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो क्योंकि उससे लोअर नंबर ऑफ स्टेजेस बनाएंगे तो वो टरबाइन उसको पूरा नहीं कर सके, हायर पे जाएंगे तो दैट्स ओके, आप ओवर बना रहे हैं उसको, लेकिन आप लोअर पे नहीं शिफ्ट कर सकते। तो इसलिए फिर जब ओवर बना रहे हैं तो कोशिश करें उसके करीब 3 इंटीजर के करीब 3 लेके जाएं और उसके हायर वाली वैल्यू पुट करें। इसी तरह स्टेज एफिशिएंसी, अब जब रियल एफिशिएंसी की बात बारी आएगी तो ये अब फार्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है। और उसमें ये T3 T2 ये पहले हमने बात की थी, ये इक्वल अज्यूम करेंगे, यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो है फिर जीटा वगैरह, ये जो हम एफिशिएंसी फाइंड के लिए जीटा जो है ये हमने फाइंड करना है, जो सोलरबर्ग रिलेशनशिप कोरिलेशन हमने कल पढ़ा था। इसके ये जो डिफ्लेक्ट जो डेविएशन है, ये डेविएशन आपको रहता है नोजल में जो है वो एब्सोल्यूट फ्लो में एंगल में जितना चेंज आ रहा है, ये उसका ये फार्मूला यूज करना है, इसमें ये आर वाई यूज करना है। अब क्योंकि हमने ये साया और ये फाई हम चूज कर चुके हैं, और इसी बेसिस के ऊपर हमारे पास ये दोनों हमारे पास ये आएंगे और इसकी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जीटा एन और जीटा आर की वैल्यूज हमारे पास आएंगे, ये ऑलरेडी वैल्यूज ये पुट करके हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। अच्छा, वो जब एफिशिएंसी आ जाएगी तो अब हमने क्या करना, अब हम रियल फ्लो की तरफ जाना है। अब हमने एफिशिएंसी, पहले हमने हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट लिया था उससे आइडियल केस से। अब हमने क्या करना है उसी में, फिर अब हमने अब दोबारा यानी इसीलिए इटरेशन प्रोसेस के अब हमने दोबारा प्रोसेस करना, हमने क्या करना, अब दोबारा डेल्टा एच फाइंड करना, हमने रियल वाला करना है, उसमें ये देखें ये एफिशिएंसी जो फाइंड कर उसमें ये पुट करनी है, और इसी से फिर हमने यहाँ से ये बेसिकली आउटलेट जो टेम्परेचर वगैरह ये आउटलेट टेम्परेचर फाइंड किया, ये इसी तरह मेगा फाइंड किया, और यहाँ से हमारे पास जो वो इसी तरह मैस रेट हमारे पास आ गया, और फिर ये इसी तरह जो है वो हम इसको प्रोसेस को एक बार दोबारा फिर हम इसको थ्रू सारे प्रोसेस को यहाँ से m डॉट फाइंड के वो सारे फिर हम दोबारा उसको रिइटरेट करेंगे, 2 इटरेशन करें 3 करें, तो इसको हम गेन करते हैं। आपको मशवरा ये दूंगा, ये बेसिकली ये है, आप कोशिश कर अपने दौर से कुछ वैल्यूज लें, ये बेसिकली इस तरह ये एक एक्सेल की ही बेसिकली ये पिक्चर है। आप एक्सेल शीट बनाएं, उस एक्सेल में ये जो फार्मूले दिए हैं इन फार्मूलेस को पुट करो, और ताकि आप जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, प्रेशर टेम्परेचर हैं जो आपको गिवन है उनकी वैल्यू पुट करते जाएं, जो चूज करने हैं उनको चूज करें, और उसी बेस के ऊपर आपके पास जो देखेंगे कि कितनी स्टेजेस आए। अच्छा, आपने करना ये है कि रिपोर्ट बनानी है, ये जो चीजें दी हुई आपने इसको भी रिपोर्ट में आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बेसिकली जो मेन चीज मैं देखना चाहूंगा वो ये देखना चाहूंगा कि डिफरेंट पैरामीटर जो हम सिलेक्ट करते हैं उन पैरामीटर की सिलेक्शन को परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। परफॉर्मेंस में दोनों चीजें हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस जब बढ़ाते जा रहे हैं इसमीन क्या होगा, कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही क्या है कि उसकी एफिशिएंसी भी उसकी बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने इसी तरह देखना है कि आप नंबर ऑफ स्टेजेस, आप लोडिंग का फील्ड चूज करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है नंबर ऑफ स्टेजेस पे, उसका इम्पैक्ट आता है परफॉर्मेंस पे। तो डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स या इवन आरपीएम जो चूज करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन चूज करते हैं, इनकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पे किस तरह इम्पैक्ट आता है। आपने इसी के यहीं पे जाएंगे ना, यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, ठीक है, इन वैल्यूज को आप आपस में ग्राफ प्लॉट करें, जो भी चाहे ग्राफ बनते हैं वो प्लॉट करें, उनको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, थोड़ी इसकी फिजिक्स में जाए। अब जितना बेटरली फिजिक्स उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेस बहुत लिखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रिक्शन ये कर रहा हूँ उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस ये इम्पैक्ट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्या वजह है, बिहाइंड रीजन क्या है, तो मेनली ये चीज देख रहे हैं। बाकी अदरवाइज तो आपको पता है उस इक्वेशन को यहाँ सिंपल एक्सप्लेन पुट करेंगे, वैल्यू आएगी, वहां से आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे, लेकिन मेन ये चीज है कि कोशिश करें उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कि उसके पीछे बिहाइंड है वो रीजन क्या है। आप सिंपल नेट पे भी आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं, थोड़ा आपको वहां से भी आपको जो है वो रीजनिंग इसकी मिल सकती है। ठीक है, बस यही तक था, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप उससे पूछ सकते हैं। सर ये इटरेशन वाली बात नहीं समझ आएगा, इटरेशन किस चीज की करनी है, मतलब जो सेकंड इटरेशन करनी है इसमें वैल्यू चेंज करके डालनी है। सेकंड इस तरह ना कि जब आपने फर्स्ट टाइम किया था, हमने जो m डॉट फाइंड किया था और फिर हम आगे लेके चले थे, वो क्या था, आइसोट्रोपिक बेस था। अब जब आगे मूव करते हैं आखिर में, तो हमने फिर क्या किया, हमने एफिशिएंसी फाइंड की है, वो जीटा की वैल्यूज फाइंड की। अब हमने दोबारा क्या करना है, वो एफिशिएंसी वाली की बेस के ऊपर हमने दोबारा डेल्टा एच फाइंड करके अब रियल मैथ हमने फाइंड करना है। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। अच्छा, अब ये जो मैथ हम फाइंड करेंगे ना, ये भी एग्जैक्टली रियल नहीं होगा।
अब ये पूरा आप करेंगे ना, उसके बाद मजीद दोबारा फिर आप करेंगे, दोबारा फिर आपके पास एक नई एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी, यानी कि जो करते जाते हैं इंप्रूव होता जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एक टाइम आएगा 2 या 3 या 4 या 5 इंटरेक्शन के बाद ये बेसिकली आपका वही उसमें चेंज जो है वो आपके पास मोर और लेस ये स्टैग्नेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? एफिशिएंसी में फिर जो चेंज है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। तो और इसलिए एक्सेल का मकसद ये है कि इसमें आपके लिए बहुत इजी है कि आप 1 सेकंड में एक वैल्यू चेंज करेंगे, आपके पास वो आंसर आया, उसका रिकॉर्ड कर रखें, इस तरह दूसरे का करें, तीसरा चौथा, आपके पास वो आ जाएगा कि ये है वो पॉइंट है, यहाँ पे ये मेरे पास ये एफिशिएंसी मेरे पास जो है वो कांस्टेंट आ रही है, ये मेरे पास वैल्यू यहाँ पे अब स्टेबल हो चुकी है। समझे बात को? मैं दोबारा सर ये हमने सर जी ठीक है। अच्छा आप इसको करें ना, कोई इशू है अगेन कोई मसला नहीं, डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है? आप इसको जरा करें ना, ठीक है? एक्सेल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजी हो जाएगा, एक्सेल में पुट कर लें तो आप लोगों की थोड़ा इजी हो जाएगा। सही है? कैलकुलेशन वगैरह करना rather than हैंड कैलकुलेशन से। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।